गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 9th। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारा नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग हमारा 5th चैप्टर देख रहे हैं, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, ये 5th चैप्टर में हम लोगों को इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया हुआ है कि किस तरह से कंपाउंड्स होते हैं और उनके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूलेज होते हैं हर एक कंपाउंड के, और उनके अंदर बेसिक रेडिकल होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, और वो कौन से टाइप के कंपाउंड्स हैं, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, है ना। और हर एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूलेज आप लोग को पता हो गए होंगे स्टूडेंट। इन फार्मूलेज को आप लोग को अपनी कॉपी में भी, अपनी किताब में भी इसी तरह से लिख कर रखना है। तो आज चलते हैं स्टूडेंट हमारे अगले पोर्शन की तरफ, जो है आयोनिक कंपाउंड्स, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स इसके सामने लिखा हुआ है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन का मतलब होता है पुनरावलोकन, यानी कि आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी देखने वाले हैं, जिसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड को हम लोग आयोनिक यौगिक भी कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को स्टार्टिंग में पढ़ के बताता हूँ कि molecule of an ionic compound has two constituents, namely cation and anion। जैसे कि कैटायन को हम लोग पॉजिटिव आयन और बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, और एनायन को हम लोग निगेटिव आयन या फिर एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन्स एज दे आर अपोजिटली चार्ज। और ये कैटायन और एनायन के बीच में बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको जो कब हो सकता है, जब वो अपोजिटली चार्ज हो। और अपोजिटली चार्ज यानी क्या होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो इनके दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है उनको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज आयन्स एज दे आर अपोजिटली चार्ज, and that is called the ionic compound, ionic bond. The force of attraction between one positive charge on a cation and one negative charge on an anion makes one ionic bond। मतलब एक आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन में और निगेटिव चार्ज वाले एनायन में। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इनके बीच में कोई भी एक आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा। अब ये मैं आप लोग को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को देखिए Na का एक एटम यहाँ पे दिया है। Na यानी क्या होता है, सोडियम। सोडियम का एक एटम यहाँ पे दिया गया है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया बेटा 2 8 and 1। मतलब ये 2 8 और 1 का मतलब क्या होता है कि उसके Na में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस Na का न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो इनकी कक्षाएं बनी हुई बेटा। तो कक्षाओं को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। तो पहली कक्षा में यानी पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हमेशा होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। और तीसरे ऑर्बिट यानी कि आखिरी ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिविंग बोला गया है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन Na किसी और एलिमेंट को या फिर एटम को दे देगा, तो इसका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा, Na+। मतलब ये एटम जो है वो क्या बन गया, आयन बन गया। एक बात समझ में आ गई बेटा आप लोग को। इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि एटम और आयन में अंतर क्या है। एटम में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, वो कंप्लीटली मतलब उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिखाए गए होते हैं, उनको हम लोग एटम कहते हैं। और चार्ज या फिर आयन किसको कहेंगे, जहाँ पे हम लोग को एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे आयन भी कह सकते हैं। ये कौन सा आयन है बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन लिविंग दे रहा है, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव आयन यानी कि कैटायन। ओके, अब जैसे देखिए दूसरा एटम आप लोग को दिया गया है क्लोरीन का। क्लोरीन में आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है 2 8 7, यानी कि क्लोरीन के न्यूक्लियस के चारों ओर 2 8 और 7 ये 3 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन। ये दूसरे ऑर्बिट में आप लोग को दिए गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे ऑर्बिट में दिए गए बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हैं आप लोग को, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। इसमें से ये जो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम का यहाँ पर
निकला हुआ था, जो कि एक निकलने की वजह से यहाँ पे 2,8 इसका स्टेबल स्टेट हो गया है, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया इसका। ये इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ पे गया, ये क्लोरीन के पास गया हुआ है। और ये क्लोरीन के पास जाने के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करेगा, मतलब ले लेगा, और उससे आप लोगों को एक नया ऑक्टेट यहाँ पे मिलेगा क्लोरीन आयन का, जो कि इसको हम लोग एनायन कहेंगे। ये निगेटिव आयन है इसलिए एनायन हो गया। तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 है, और तीसरे ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 कैसे बने, यहाँ से एक निकल कर ये 7 के साथ मिल गया तो ये 8 बन जाएगा। और यहाँ से एक निकल कर ये 2,8 मतलब इसका फाइनल ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा, है ना। इसको फाइनल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कभी भी एक इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ज़्यादा महसूस हो सकती है। मतलब ये कभी भी एक इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और यहाँ पे ये जो क्लोरीन एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इससे ये 288 इस तरह से कंप्लीटली फिल होता है। तो ये देखिए बेटा, ये दोनों प्रोसेसेस यहाँ पे समझाई गई है। तीसरे रो में यहाँ पे बताया गया है कि Na जो आयन था, सॉरी एटम है, Na एटम जो है उसमें आप लोगों को 281 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, और थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया गया है। दिख रहा है बेटा आप लोग को ऊपर में, सबसे ऊपर में। फिर यहाँ पे एक एरो दिया गया है, वो एरो आप लोग को डायरेक्ट प्लस Cl एटम को कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब देखिए Cl एटम में 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन थे। फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, और थर्ड ऑर्बिट में 7। मतलब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ पे देखिए एक होल है, मतलब एक छेद है। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह फिक्स करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एरो से दिखाया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाने के बाद क्या प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिट कम हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से। मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑर्बिट यहाँ पे हैं, जिसमें फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये कंप्लीटली फिल हो गया, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पॉजिटिव आयन है इसकी वजह से ये कैटायन हो गया है, यानी जिसको हम लोग सोडियम आयन भी कह सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे जो 3 ऑर्बिट थे, इसके तीनों ऑर्बिट, ये जो होल यहाँ पे दिखाया गया था, ये होल की जगह कंप्लीटली फिल्ड हो गई है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये निगेटिव आयन बन गया है, यानी कि एनायन हो गया, जिसको हम लोग क्लोरीन आयन भी कहते हैं। और इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण होने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया है। उनको हम लोग बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। और ये आयनिक बॉन्ड किसका बना है, Na और Cl को मिलाकर NaCl बना हुआ है। और NaCl यानी क्या होता है बेटा, नमक। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, नमक का ये सूत्र है NaCl। तो ये जो फिगर है, फिगर 5.1, ये आपको बता रही है कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड NaCl इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चलते हैं हमारे इसके पोर्शन की बारे में, यहाँ पे क्या लिखकर बताया गया है ये हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें बोला गया कि बेटा वाइल स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जब भी हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ें तो वी हैव लर्न दैट देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी बॉडी टू चेंज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट इनटू एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट। यानी कि कभी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट से जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो ये हर एक बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है। मतलब वो अपने आप को खुद को एक स्टेबल स्टेट में कंप्लीट करने की कोशिश करता है, जिससे उसको एक पूर्णत्व प्राप्त हो, इनकम्प्लीट ना रहे। ओके, तो why then is an electrically charged ion formed from an electrically balanced that is neutral atom? तो न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रिकली कैसे बनते हैं, है ना, ये आप लोग को इस आकृति द्वारा समझ में आ जाएगा। तो द एक्सप्लेनेशन लाइज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। लेट अस सी once again how the sodium and chloride atoms form the Na plus ions and Cl minus ions। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि लेट अस सी, मतलब हम लोग चलकर देखते हैं कि कैसे सोडियम और क्लोरीन एटम से
सोडियम एटम आयन बना और क्लोरीन आयन बना। एज ए रिजल्ट मतलब इसके बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि हाउ द NaCl साल्ट इज फॉर्म, मतलब NaCl जो है सोडियम क्लोराइड नमक ये किस तरह से बना, ये हम लोगों को इस आकृति द्वारा समझ में आ रहा है। यह आकृति को बेटा आप लोग को क्या करना है, ध्यान से देखकर इसको बनाने की कोशिश करनी है। इसकी ज़्यादातर प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो फिगर 5.1 shows the how this takes place. The outermost shell of the sodium and the chlorine atom is not a complete octet. देखो बेटा इसमें बोला गया है कि जब आउटरमोस्ट ऑक्टेट इसके देखे हमने तो ये कंप्लीट ऑक्टेट था क्या, नहीं। तो हाउएवर आउटरमोस्ट शेल इन बोथ द Na+ एंड Cl- आयन इज अ कंप्लीट ऑक्टेट। और जब एटम की बात करें तो इसके आउटरमोस्ट ऑक्टेट इनकम्प्लीट थे, और जब आयन की बात करें तो इनके आउटरमोस्ट ऑक्टेट क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, कंप्लीट ऑक्टेट है। तो एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद द कंप्लीट ऑक्टेट इंडिकेट्स अ स्टेबल स्टेट, मतलब जब इस तरह से किसी भी एटम से आयन फॉर्म होता है तो उसके बाद हम लोग को एक कंप्लीट स्टेट प्राप्त होती है, कंप्लीट स्टेबल, जिसको हम लोग स्टेबल स्टेट कहते हैं। फर्दर एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अपोजिटली चार्ज Na+ एंड Cl- आयन, मतलब उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इनके बीच में एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से, एंड देयरफॉर एन आयनिक कंपाउंड ऑफ NaCl हैविंग वेरी हाई स्टेबिलिटी इज फॉर्म। और इन दोनों के बीच में इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है कि जिसकी वजह से इसको एक हाई स्टेबिलिटी फॉर्म होती है, मतलब प्राप्त होती है। तो अब इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। डिसोसिएशन ऑफ आयनिक कंपाउंड का मतलब होता है बेटा आयनिक यौगिकों का वियोजन। वियोजन इसका मतलब होता है कि इसका डिफ्रैगमेंटेशन, मतलब जैसे आपने देखा कि Na और Cl को मिलकर NaCl बना। अब डिफ्रैगमेंटेशन यानी कि डिसोसिएशन में क्या होता है कि NaCl से Na+ और Cl- एटम अलग अलग बनेंगे। तो इसमें कौन सी चीज हम लोग को महत्वपूर्ण तरीके से देखनी है, वो ये है कि इसमें आप लोगों को एक्वस सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब एक्वस सॉल्यूशन यानी क्या होता है बेटा, एक्वस ये नाम आप लोग के लिए जरूर नया होगा, जिसको हम लोग यहाँ पे हम लोग जलीय विलयन भी कहते हैं बेटा। जलीय विलयन इसका मतलब आप लोगों ने सोचा होगा कि ये किस तरह का पैटर्न होगा, मतलब जलीय विलयन ये क्या होता है, मतलब जलाने के बाद कुछ मिलता है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं है। जलीय विलयन यानी होता है जल के साथ विलयन, यानी यौगिकों का जल के साथ प्राप्त होने वाला विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहेंगे, जिसको हम लोग एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखते हैं ऑन मिक्सिंग द सब्सटेंस आर शोन हियर, मतलब कोई भी सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद व्हाट आर द रिजल्टिंग मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉल्ड, मतलब यदि ये 4 दिए हुए तत्वों को अगर हम लोगों को मिक्स किया जाए, मिला दिया जाए, तो हम लोग को क्या मिलेगा ये बोला गया। तो पहले तत्व में आप लोग को क्या मिलाना है बेटा, वाटर और साल्ट, मतलब पानी और नमक दोनों को घोलना है। अब जोर जोर से अगर बॉटल में लेकर उसको घोल देंगे तो वो जो नमक है वो पूरा का पूरा घुल जाता है और ऐसा लगता है कि वो नमक पानी नहीं है, सिर्फ पानी ही है ना। तो इसको भी हम लोग एक डिसोसिएशन कहेंगे। फिर दूसरा है बेटा वाटर एंड शुगर। वाटर एंड शुगर यानी कि पानी और शक्कर दोनों को मिला लेने के बाद, घोल लेने के बाद दोनों मतलब एक जीव हो जाते हैं, तो हम लोग को ऐसा लगता नहीं है कि वो शक्कर का पानी बना हुआ है, हमको तो ऐसा लगेगा कि जैसे दिख रहा है वो सिंपल सा एक पानी है बिल्कुल। अब थर्ड पार्ट में हम लोग चलते हैं, इसमें दिया है वाटर एंड सैंड। वाटर एंड सैंड का मतलब होता है बेटा कि पानी और रेत। अब देखिए पानी और रेत को कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो मिल सकता है क्या, घुल मिल सकता है क्या, नहीं। मतलब रेत के जो कण होते हैं वो अलग दिखेंगे और पानी जो है वो अलग दिखेगा। उसी तरह से चौथा पार्ट भी आप लोग को दिया गया वाटर एंड सॉडस्ट। वाटर एंड सॉडस्ट मतलब पानी और लकड़ी का भूसा। लकड़ी के भूसे में कितने भी कोशिश कर लीजिए पानी को मिलाने की, वो अलग अलग ही दिखेंगे। और फिफ्थ पार्ट अगर यहाँ पे दिया भी गया होता तो मैं अपने मन से आप लोग को बता देता हूँ, वो होता वाटर एंड ऑयल, है ना। ऑयल कभी पानी के साथ मिक्स हो सकता है क्या, नहीं। तो इस तरह का विलयन यानी कि जलीय विलयन के बारे में आप लोग को बताया गया है। एक्वस सॉल्यूशन कभी भी स्टूडेंट्स अगली कक्षा में यानी 10वीं में आप लोग को काम में आने वाला है। एक्वस सॉल्यूशन यानी होता है पानी के साथ उसका
मिलन। ठीक है, तो ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कभी भी पानी के साथ जब किसी यौगिक को घोल दिया जाता है तो उसको जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो इन द सॉलिड स्टेट द अपोजिटली चार्ज आयंस इन द आयनिक कंपाउंड आर सिटिंग साइड बाय साइड। और अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो जो अपोजिटली चार्ज आयन होते हैं ना वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और साइड बाय साइड वो क्या होते हैं, एक जगह प्राप्त करते हैं। तो when an ionic compound begin to dissolve in water, the water molecule push themselves in between the ions of the compound and separate them from each other. That is to say, an ionic compound dissociates while forming an aqueous solution. इसका मतलब यह होगा कि जब भी जलीय विलयन बनता है, एक्वस सॉल्यूशन बनता है, तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, फ्रैगमेंट होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब उसके जो मतलब NaCl जो पानी के साथ घोल लिया जाए तो उससे ये क्या बन जाते हैं, Na+ आयन अलग बन जाते हैं और Cl- आयन अलग बन जाते हैं। मतलब वो दो अलग अलग कंपाउंड्स में विभाजित हो जाते हैं। इसी को हम लोग आयनिक कंपाउंड का विभाजन बोल सकते हैं बेटा। चलो चलते हैं हमारे अगली पेज की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर 60 पर आप लोग को एक आकृति दी गई है। आकृति में एक पॉट हम लोग को दिया गया है, एक बीकर हम लोग इसको मानकर चलेंगे जिसमें पानी है, और पानी के ऊपर में एक डिब्बी है, नमक वाली डिब्बी, और वो नमक वाली डिब्बी से नमक उसमें घोला जा रहा है। और घोलने के बाद यहाँ पे कुछ एक गोल आकृति में यहाँ पे हरे और कथिया रंग के दो अलग अलग आयन एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जिसको हम लोग एटम कहेंगे क्योंकि वो आयन बदलने के हैं बाकी बेटा। ठीक है, NaCl जो है वो घुलने के हैं, वो इसलिए वो एटम है, और जब वो घुलना चालू हो गए तो वो आयन में अपने आप बदल रहे हैं। देखिए यहाँ पे Cl- आयन जो है ना वो हरे रंग से दर्शाया गया है, और Na+ आयन जो है वो कथिया रंग से दर्शाया गया है। तो ये देखिए अलग अलग थे, और जैसे जैसे ये घुलना शुरू हो गए, जोर जोर से मैं घोल रहा हूँ तो वो एक दूसरे को जुड़ना शुरू हो गया है। उस वजह से ये जुड़े हुए आयन आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, और जो जुड़ने के बाकी हैं वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जुड़ने की कोशिश करेंगे। और जब ये पानी घुल जाएगा इससे हम लोग को एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट मिलेगा। इसमें साल्ट के पूरे गन इस तरह से घुल गए हैं कि वो कण हम लोग को अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे Cl- और Na+ आयंस कुछ घुलने के बाकी है वो दिखाई दे गए। तो NaCl सॉलिड जब बन जाता है बेटा, NaCl यानी नमक जब होता है, सॉलिड यानी कि ठोस रूप में जब होता है और उसको वाटर के साथ मिला लिया जाता है, तो उसकी जो क्रिया होती है वो डिसोसिएशन क्रिया होती है। मतलब वो जो प्रोसेस होती है वो डिसोसिएशन प्रोसेस बन जाती है, जिसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट फॉर्म में जो आयंस मिलते हैं वो अलग अलग दो तरीके के आयंस इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, Na+ एक्वस आयंस प्लस Cl- एक्वस आयंस। इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको अगर हम लोग पढ़ना चाहेंगे तो हम लोग इसको कैसे पढ़ सकते हैं बेटा, NaCl इन सॉलिड स्टेट when mixed with water that it get the process of dissociation, and after that we get a product of Na+ aqueous ions and और Cl- aqueous ions। मतलब Na+ और Cl- aqueous दो अलग अलग आयंस आप लोग को इसके बाद देखने को मिलते हैं बेटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे इस प्रोसेस को हम लोग डिसोसिएशन ऑफ साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। मतलब नमक का डिसोसिएशन होकर यानी कि विभाजन होकर वो जलीय विलयन में परावर्तित होना। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले भाग की तरफ, जिसको हम लोग कहेंगे अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। मतलब अरेनियस जो एक वैज्ञानिक थे जिनको स्वीडिश साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है, वो उन्होंने एसिड और बेस की थ्योरी 1887 साल में ही बताई गई, और उन्होंने ये बताया कि ये एसिड और बेसिस क्या होते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी में डेफिनेशन यानी कि एसिड की परिभाषा बताई, और पेज नंबर 61 पर बेस की भी परिभाषा बताई है स्टूडेंट्स। तो एसिड की परिभाषा में आप लोग देखना चाहेंगे कि एसिड क्या होता है। तो एसिड की बहुत ही सुंदर परिभाषा अरेनियस ने बताई थी स्टूडेंट। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, मतलब एसिड एक ऐसा पदार्थ है विच ऑन डिसॉल्विंग वाटर, मतलब जब वो पानी के साथ घुल जाता है। मतलब मान लीजिए कि कोई हम लोग बोल सकते हैं ये जो नींबू होता है, नींबू के बूंदों को अगर पानी के साथ घोल लिया जाए
है ना, नींबू में एसिड होती है बेटा। तो H+ आयंस उसके बाद फॉर्म होंगे और जिनको हम लोग H+ आयंस को हम लोग कैटायंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, ये सब चीज़ें आप लोग को यहाँ पे दी गई हैं। यदि उनको वाटर के साथ मिला दिया जाए तो इन सब का डिसोसिएशन होता है, मतलब वो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं और इनसे बनने वाले जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो इन्हीं के बीच में से H+ आयंस अलग होकर बाकी दूसरे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। जैसे कि बेटा देखिए H+ एक्वस और Cl- एक्वस HCl से बना हुआ है। फिर H2SO4 से H+ एक्वस और HSO4- एक्वस, H2SO4 लिक्विड फॉर्म से बना हुआ है और HSO4- एक्वस डिसोसिएशन से डायरेक्ट इससे डिसोसिएशन कर दिया गया और H+ एक्वस और SO4 एक्वस, इस तरह से दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे फॉर्म होते हुए आप लोग को दिख रहे हैं। अब चलते बेटा ये टेबल की तरफ। ये टेबल आप लोगों को फॉर्म करके देखना है पेज नंबर 60 पर। ये आप लोग को किस तरह से NH3 यानी अमोनिया और पानी का घोल एक दूसरे के साथ मिला देने के बाद आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला हुआ है डिसोसिएशन होकर, वो क्या बना हुआ है, NH4 मतलब H2O का एक H NH3 में मिल जाने के बाद बचा OH आयन अलग यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब NH3 और H2O को मिलाकर हम लोग को क्या मिलता है बेटा, NH4+ आयन और OH- आयन। ठीक है, ये इस तरह के रिएक्शंस आप लोग को अगली कक्षा में यानी 10th क्लास में और अच्छे तरीके से बताई गई हैं। ये दोनों रिएक्शन आप लोग इसको करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ। मतलब ये वीडियो का आखिरी भाग है ये। मतलब जो एरेनियस ने बेस बताया, बेस की डेफिनेशन बताई, उन्होंने बताया कि अ बेस इज अ सब्सटेंस। बेस मतलब ये क्षार का अर्थ वो होता है कि विच ऑन डिजॉल्विंग वाटर, मतलब जब इसको पानी के साथ घोल दिया जाए, मतलब मान लीजिए कि खाने का सोडा जो है वो पानी के साथ हम लोग घोल रहे हैं, है ना। जैसे एसिडिटी हो गई तो हम लोग सोडा पीते हैं तो एसिडिटी हमारी निकल जाती है। तो वो एसिडिटी की बात ही छोड़िए, हम लोग चलते हैं बेस की तरफ। तो बेस ऐसा एक सब्सटेंस है कि जिसको पानी के साथ घोल लेने के बाद OH- आयन वो देता है और जिसको हम लोग एनायन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बेस के एग्जाम्पल है बेटा NaOH और CaOH/2। तो NaOH को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और CaOH/2 को हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब जैसे देखिए NaOH सॉलिड फॉर्म में है, ठोस रूप में है, जब इसको वाटर के साथ मिला दिया जाए तो ये डिसोसिएशन प्रोसेस होने के बाद आप लोग को Na+ एक्वस आयंस यहाँ पे देगा प्रोडक्ट फॉर्म में और OH- एक्वस आयंस आप लोग को देगा प्रोडक्ट फॉर्म में। मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं Na+ आयन और OH- आयन, NaOH सॉलिड से, जब इसको पानी से मिला दिया जाए। उसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड यानी ठोस रूप में लेने के बाद जब इसको वाटर के साथ हम लोग मिक्स करेंगे तो इसमें भी डिसोसिएशन प्रोसेस होगी। ये भी एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, एक्वस में कन्वर्ट होगा। इसके भी दो आयन बनेंगे बेटा, वो दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट होगा Ca2+ एक्वस आयंस प्लस 2OH- एक्वस आयंस। तो ये जो बेस वाली डेफिनेशन है अरेनियस थ्योरी में, ये भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से रीड करिए, लर्न करिए और इसको लिख कर देखने की कोशिश करिए ताकि आप लोग को इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और आप लोग आसानी से इसके आयन फॉर्म में इसको लिख सके। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आप लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बताऊंगा, जिसमें हम लोग को स्ट्रॉन्ग एसिड के दो प्रकार देखने हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, और उसी तरह से बेस के भी दो प्रकार देखने हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ये सब चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक आप लोग का जितना पोर्शन आज और इसके पहले बिफोर वीडियोस में मैंने जो जो पोर्शन आप लोग को पढ़ाया है वो सब आप लोग करके देखिए, याद रखिए और लर्न करते रहिए, पढ़ाई करिए और रिटर्न पोर्शन आपको अपना कंप्लीट करके रखना है स्टूडेंट्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग अपना खुद का ख्याल रखिए और अपना परिवार का भी ख्याल रखिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर क्लास, थैंक यू सो मच, बाय।